हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों जेआईबी एग्जाम का अक्टूबर नवंबर 2023 का साइकिल स्टार्ट हो चुका है और आप में से बहुत सारे बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। लेकिन दोस्तों इस बार हमें ठान लेना है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, हमें बहुत एफर्ट करके, बहुत मेहनत करके इस बार का जेआईबी एग्जाम क्रैक करना ही करना है। और इस चीज में आपकी मदद करने के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप लोगों की एक अच्छी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है जिसको फॉलो करके आपका जेआईबी इस बार पार हो सकता है। तो देखो, जब भी हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो कुछ एलिमेंट होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। स्ट्रेटेजी का मतलब ये नहीं है कि भाई सीधा पढ़ाई शुरू कर दो। स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि हमें कुछ बातें स्टेप बाय स्टेप मैनर में फॉलो करनी है, जिसके थ्रू हमारी प्रिपरेशन अपने अंजाम तक पहुंच सकती है, अपने रिजल्ट तक पहुंच सकती है। तो सबसे पहले जो आप लोगों को अपने पहले लेवल पर करना है वो ये कि आपको अपना माइंड एकदम मजबूत कर लेना है कि भाई इस बार चाहे जो मर्जी हो जाए, हमें कोई एक्सक्यूज नहीं बनाना है, पूरी मेहनत करनी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो जो पहला स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है वो है मेकअप योर माइंड। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि भाई आपको सोर्सेज पता होने चाहिए कि भाई कहां से प्रिपेयर करना है। ठीक है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करना है, कौन सा टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है, या कौन सा कोई और सोर्स फॉलो करना है। आपके पास एक क्लियर कट लिस्ट बनी होनी चाहिए कि इसी बाउंड्री में रह के, इसी दायरे में रह के मुझे अपनी तैयारी करनी है, इसके बाहर मुझे नहीं जाना है। और अगर मैं इस दायरे में रह के, इस बाउंड्री में रह के अपनी प्रिपरेशन कर लेता हूं तो मेरे किसी भी कंपोनेंट में 50 प्लस नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता। उसका दोस्तों हमें अपना स्टेटस पक्का चेक करना है। देखिए, कई बार हम विदाउट चेकिंग ओवर लेवल, प्रेजेंट लेवल, हम तैयारी शुरू कर देते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमें कहां से स्टार्ट करना है। तो आपको अपना स्टार्टिंग पॉइंट अच्छे से पता होना चाहिए। देन यू मस्ट नो कि भाई प्रॉपर अप्रोच क्या है किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का एग्जाम क्रैक करने की। देखिए, हर कंपोनेंट अलग है, पीपीबी की रिक्वायरमेंट अलग है, एलआरएबी की रिक्वायरमेंट अलग है, इंडियन इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट अलग है। हमें हर कंपोनेंट को उसकी अप्रोच के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कवर करना है ताकि हमारा तीर एकदम निशाने पे लगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें एक डेडिकेटेड प्लान फॉलो करना है। दोस्तों डेडिकेटेड प्लान फॉलो करने का फायदा सिर्फ ये रहता है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी स्टेब्लिश होती है। अगर हम रैंडम प्लान फॉलो करेंगे तो हम कभी भी किसी भी तरह चलते हैं, हमारा कोई डेडिकेटेड प्लान नहीं होता है और हम कभी भी चेक नहीं कर पाते कि भाई हमारी कितनी प्रिपरेशन हुई है। तो इन स्टेप पे मैं इस लेक्चर में डिस्कशन करने वाला हूं, तो आपको हर एक स्टेप बहुत ध्यान से सुनना है। शुरुआत करते हैं पहले स्टेप की, मेकअप योर माइंड। दोस्तों हम हमेशा बहुत मोटिवेटेड होके जैब एग्जाम क्लियर करने की सोचते हैं। आप लोग अपने जो है कुलीग्स को भी बोलते होंगे कि यार इस बार मैंने फॉर्म भर दिया है, इस बार चाहे जो मर्जी हो जाए मुझे जैब एग्जाम क्लियर करना ही करना है। मेरा इंक्रीमेंट रुका हुआ है और मेरा कैब एग्जाम भी आगे रुका हुआ है, तो अगर शायद मैं इस बार जैब एग्जाम क्लियर कर लूं तो शायद मेरी नैया पार लगे और मेरे कैरियर को एक नई ग्रोथ मिले। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतना शुरू हो जाता है, आपको लगता है कि यार आप इस बार नहीं क्रैक कर पाओगे क्योंकि टाइम की बहुत कमी है, फैमिली प्रेशर है, कोई फंक्शन आ रहा है, जॉब में काम बहुत बढ़ रहा है, तो इन मल्टीपल रीजन की वजह से आप उस टाइम पर एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। बट दोस्तों इस बार क्योंकि अभी जून है और अगर अभी से आप लोगों ने अपना मन बना लिया कि यार इस बार चाहे जो मर्जी हो जाए जैब पार करना ही करना है, मैं हर कंडीशन को पहले से ध्यान में लेके चलूंगा ताकि मैं उसके हिसाब से टाइम एलोकेट कर पाऊं, तो शायद आप इस बार पक्का जैब पार कर लें। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो है अपना मन मजबूत करना। दोस्तों आप लोग बहुत मेहनती हैं, आप लोग ऑलरेडी एक एग्जाम क्रैक करके या फिर बहुत मेहनत करके इस लेवल तक पहुंचे हैं। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका जीआईबी एग्जाम कोई भी नहीं रोक सकता। इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, दिस इज जस्ट ए सर्टिफिकेशन एग्जाम। और आपसे भी बहुत जो एवरेज बच्चे थे उन्होंने एग्जाम क्रैक किया है, तो यू कैन ऑल्सो डू दी सेम। बट अल्टीमेट पॉइंट क्या है कि मैं मन मजबूत करना है, मोटिवेशन लेकर रखनी है कि यार एग्जाम क्रैक करना ही करना है। तो दिस इज दी अल्टीमेट थिंग जो आपको अपने माइंड में रखनी है। कोई एक्सक्यूज आपने नहीं बनाना है कि मेरे पास टाइम की कमी थी, मैंने कोर्स परचेज किया लेकिन कोर्स देखा नहीं। ये सब एक्सक्यूज आपको एक साल और धकेल रहे हैं, एक साइकिल और धकेल रहे हैं आगे। आपका मॉनेटरी लॉस तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी डाउन जा रहा है और आपकी जो पढ़ने की क्षमता है वो भी अगेन एज के साथ डिक्रीज होती है। तो आप जितना इसको पोस्टपोन करेंगे उतना आपको डिफिकल्ट होगा इस एग्जाम को फ्यूचर में क्रैक करना। ठीक है, मोटिवेट करो अपने आप को, मोटिवेट। क्योंकि दोस्तों अगर आप पढ़ोगे ना तो आपकी सिर्फ नॉलेज इंक्रीज नहीं हो रही है, बल्कि आपका एग्जाम क्लियरर्स के बाद आपको बहुत सारे गेन मिल रहे हैं। तो वो गेन आप लोगों ने वेस्ट नहीं करने। आप लोगों ने नहीं सोचना कि मेरी लाइफ अच्छी खासी चल रही है, इतने में मैं खुश हूं। दोस्तों अगर और बेहतर मिल जाता है थोड़ा सा पढ़ाई करके तो क्या जाता है। तो यहां पर आप लोगों को ये मन बनाना पड़ेगा एंड यू मस्ट नो दी बेनिफिट्स। और अगर मैं ओवरऑल काउंट करूं ना एक बच्चे के, एक एवरेज बैंक एस्पिरेंट्स के जो लाइफ साइकिल में कितना फायदा होता है जब एग्जाम क्रैक करने का, तो ये अमाउंट लैक्स में पहुंचता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये बेनिफिट मिस नहीं करने चाहिए। तो इस बार सबसे पहला काम कि यार कुछ भी हो जाए ये एग्जाम इस बार पार लगा देते हैं। ठीक है, जो थोड़ी सी मेहनत करनी है वो इस साइकिल में कर लेते हैं ताकि अगली बार का झंझट ना रहे। उसका दोस्तों सेकंड स्टेप पे बात करते हैं कि सोर्सेज आइडेंटिफाई करने हैं। आपने मन मजबूत कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि भाई इस बार एग्जाम क्रैक करना ही करना है, तो अब सोर्सेज पे जाते हैं कि कौन सा सोर्स फॉलो करें इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के लिए। दोस्तों आपके पास मल्टीपल सोर्स हैं। ठीक है, आप लोगों के कुलीग्स आपको बताते भी हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया है कि यार तू ये सोर्स फॉलो कर ले या फिर वो सोर्स फॉलो कर ले। आप सबकी सुने, लेकिन आप
अपने सोर्सेज को एक बार क्लियरली आउटलाइन कर लें कि यार इस सब्जेक्ट के लिए मुझे ये वाला कंपोनेंट फॉलो करना है, इस सब्जेक्ट के लिए मुझे ये वाला सोर्स फॉलो करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बच्चे की बात करूं, एक एस्पिरेंट की बात करूं, तो उसके पास कुछ ऑनलाइन सोर्सेज हैं और कुछ ऑफलाइन सोर्सेज हैं। ऑनलाइन सोर्सेज में वो यूट्यूब चैनल फॉलो कर लेता है कोई भी, तो आपके पास मल्टीपल यूट्यूब चैनल हैं जो काफी अच्छा पढ़ा भी रहे हैं। देन यू फॉलो द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, आपके पास बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप भी हैं जहां पर बहुत सारा कंटेंट शेयर होता है। दोस्तों आपको सब कुछ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। याद रखिए कि सबका पार्ट बनने का आपको कोई शौक नहीं होना चाहिए और सबका पार्ट बनने से आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा। आपको कोई एक सोर्स मल्टीपल टाइम्स जो है फॉलो करना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है और उसी को आपने यूटिलाइज करना है ताकि वो आपको हेल्प कर दे। देखिए अगर एग्जाम में बैठते टाइम हमारे दिमाग में एक ही सोर्स की इमेज रहेगी तो उस क्वेश्चन के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर हमारे दिमाग में ऑलिव बोर्ड की वीडियो भी चल रही है, अगर हमारे दिमाग में अड्डा की वीडियो भी चल रही है, अगर हमारे दिमाग में कोई और वीडियो भी चल रही है, तो फिर हमारी इमेज क्लियर नहीं बनेगी। तो कोई भी एक यूट्यूब चैनल फॉलो करो, लेकिन एक यूट्यूब चैनल को डेडिकेटेडली फॉलो करो। जो उनकी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, जो आपको लगता है कि यार ये वीडियोस ऐसी हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आ सकता है, उनको सेव करके रख लो, वॉच लेटर में जो है ऐड करके रख लो ताकि उनको बार बार रिपीट करके देखो। तो दोस्तों अगेन मेरा पहला पॉइंट यही है कि मल्टीपल सोर्स फॉलो करने की बजाय एक सिंगल सोर्स, आपका यूट्यूब चैनल एक डेडिकेटेड होना चाहिए, आपका टेलीग्राम ग्रुप एक अगेन डेडिकेटेड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो आपका फिजिकल सोर्स की अगर मैं बात करूं, ऑफलाइन सोर्स की बात करूं, तो आप लोगों के पास जो IIBF है उसने मैगजीन जो है बुक जो पब्लिश करके दी है, मैकमिलन पब्लिशर की, तो वो बुक्स अच्छी हैं, काफी अच्छी हैं, उन्हीं से वर्बटिम पेपर आता है, लाइन बाय लाइन पेपर आता है, लेकिन उनको फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि बुक्स काफी कॉम्प्लेक्स हैं। तो अगेन आपके पास क्या होना चाहिए कि बुक्स तो पक्का होनी चाहिए। अगर बुक्स हैं तो इनके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे हम भी एक वीडियो बनाएंगे जहां पर हम आपको बताएंगे कि भाई इन चैप्टर्स को इस बुक में पक्का पढ़ लो, इन चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके इजीली 50+ जो है नंबर आ सकते हैं, तो वो चैप्टर आप प्रायोरिटी में प्रिपेयर करो, उनको बुक से बिल्कुल भी मत छोड़ो। इसके अलावा दोस्तों आपके पास और भी बहुत सारे सोर्स है। अगर मैं बात करूं इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की, तो ये जो कंपोनेंट नया ऐड हुआ है, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए जरूरी नहीं है कि आपको मैकमिलन की बुक ही पढ़नी है। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो NCERT की जो बुक है क्लास 11th और 12th की, जैसे इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है क्लास 12th की, अगर वो कोई बच्चा पढ़ लेता है तो उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद उसके पेपर में अराउंड 10 to 20 क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता सॉल्व होने से। तो आप लोगों को डिफरेंट सोर्स भी फॉलो करना पड़ेगा। अभी वो टाइम नहीं रहा कि जहां पर आप एक डेडिकेटेड सोर्स के तरफ ही जाओ, ठीक है, IIBF की बुक की तरफ ही जाओ। IIBF की बुक कहें जो कम्प्लेक्स है, वहां पर आपको एक बार जो है एफर्ट डालना पड़ेगा और मल्टीपल रिवीजन के बाद भी जिसका बैकग्राउंड नहीं होता उनको समझने में दिक्कत आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर की बात करूं तो अगेन यहां पर उसको डिफिकल्टी आती है इन बुक से डायरेक्टली समझने में, तो आप कोई अल्टरनेट सोर्स फॉलो कर सकते हैं। अगेन आपके पास क्लास 11th एंड क्लास 12th की NCERT हैं, बहुत अच्छी NCERT है जहां पर अगेन आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो आपको एक ही सोर्स फॉलो करना है, ठीक है, पर आपके पास IIBF की बुक एक यूट्यूब चैनल फॉलो करना है, एक टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है। IIBF की बुक अपने पास रखो, लेकिन इनमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रिपेयर करो, पूरा मत प्रिपेयर करो। लेकिन यहाँ पे जो अदर सोर्सेज उनको भी पक्का फॉलो करना शुरू करो ताकि आपके डाउट्स क्लियर होते रहें, आपको एक ईजी सोर्स भी मिलता रहे जहां से आप चीजें समझ सको। दोस्तों इसके अलावा मुझे अब ऐसा भी लगता है कि आप लोगों को अखबार भी पढ़ने शुरू करने चाहिए। डेली एक रीडिंग जो है न्यूज़पेपर की जरूरी है क्योंकि वहां पर आपको अपडेट मिलती रहती है और कई अपडेट्स के रिगार्डिंग भी पेपर में क्वेश्चन आता है। जैसे स्कीम्स आपकी जो है न्यूज़पेपर से बहुत अच्छी प्रिपेयर हो सकती हैं, तो आप उसको भी फॉलो करना शुरू करिए। इसका तो हम तीसरी चीज की बात करते हैं, चेक योर स्टेटस। देखिए आपके पास 4 कंपोनेंट हैं और आपको इन 4 कंपोनेंट्स को क्लियर करना है। आपके अगर मैं LRB कंपोनेंट की बात करूं तो RBWM रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कंपोनेंट की बात करूं तो यहां पर जो ये कंपोनेंट है इसके लिए आपका जो पेपर है वो 29 अक्टूबर को है और आपके पास लगभग 14 दिनों का टाइम है इस पर्टिकुलर पेपर के लिए प्रिपेयर करने का। तो अगर कोई बच्चा इसको अगर अभी छोड़ना भी चाहता है तो भी छोड़ सकता है। ये आपको डेट शीट से एक स्मार्ट प्लान बनाने का मौका मिल रहा है कि भाई डेट शीट में 14 दिन दिए हैं LRB के लिए एंड 14 days आर मोर देन इनफ टू RBWM के लिए और 14 days आर मोर देन इनफ टू कवर दिस कंपोनेंट। तो आप ये टाइम रख सकते हो। दोस्तों इसके बाद मेजर कंपोनेंट कौन से हैं, PPAB, AFMB एंड IAFS। देखो इसका तो सिलेबस भी कम है, आराम से 14 दिनों में हो जाएगा, लेकिन इन कंपोनेंट्स में इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है। ये टेक्निकल कंपोनेंट है और ये इस बार पेपर बहुत टफ पूछा गया तो आपको इनमें डिफिकल्टी आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग चेक करो कि भाई आपको इन कंपोनेंट्स में कोई नॉलेज है या नहीं है, आपने इनकी पहली प्रिपरेशन कर रखी है या नहीं कर रखी है, कोई पास्ट रिकॉर्ड है प्रिपरेशन का। अगर फॉर एग्जाम्पल आप कॉमर्स बैकग्राउंड के तो आपके लिए कंपोनेंट ईजी होने वाला है, तो आपको इस कंपोनेंट को पहले प्रिपेयर करके छोड़ देना चाहिए क्योंकि आपके बैकग्राउंड से रिलेट करता है। सिमिलरली अगर आपने अपना इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आपको इसको पहले पढ़ना चाहिए। तो इसको प्रिपेयर करके अगर आप छोड़ दोगे तो आपको थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा, भाई मैंने एक कंपोनेंट प्रिपेयर करके छोड़ दिया है। तो यहां पर अपना लेवल चेक करो किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में। कैसे चेक होगा, एक बार सिलेबस को गो थ्रू करो, अपने बैकग्राउंड से रिलेट करो सब्जेक्ट को कि क्या मेरे बैकग्राउंड में कहीं आया था। फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं पहले बेसिक नॉलेज रखी हुई है इकोनॉमिक्स की, आपने फॉर एग्जांपल
आपने एसएससी की तैयारी करी है, फिर आपने किसी और एग्जाम की तैयारी करी है, तो आपको ये आता है, तो ये पेपर आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आपको इसमें फिर थोड़ी रिलैक्स एटीट्यूड मिल जाएगा और आप इसके लिए कोई और सोर्स भी फॉलो कर सकते हो। सिमिलरली कोई पास्ट प्रिपरेशन है आपकी इन कंपोनेंट्स में, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर पास्ट प्रिपरेशन है तो उसको यूटिलाइज करो, एक बार सिंक करो अपनी प्रिपरेशन को विद द एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन। एंड एक इंपॉर्टेंट बात कि ये चीजें जो आप अपना स्टेटस चेक करोगे, ये आपको हेल्प कर देगा कि भाई कितना टाइम मुझे किसी कंपोनेंट में डिवोट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, आप बिल्कुल जो है नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड को, आपने कभी कॉमर्स पढ़ा भी नहीं है, तो उस केस में आपको पता है कि भाई मुझे कॉमर्स को ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, तो ये प्लानिंग में आपकी हेल्प करेगा। तो अगेन अपना एग्जिस्टिंग स्टेटस आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि उससे ही आपका टाइम और एफर्ट जो है वो डिसाइड होंगे। तो इसके बाद बात करते हैं कि भाई हर कंपोनेंट के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर हम कंपोनेंट वाइज चलते हैं। अगर मैं बात करूं पीपीबी की, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग की, ठीक है, इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है कि भाई सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई इसके क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं आता इसका। और अगर किसी बच्चे की बेसिक नॉलेज अच्छी है, जिसने एक बार रीडिंग कर रखी है, वो इजीली इसमें 50+ मार्क्स ले सकता है। दोस्तों इसकी बुक भी काफी अच्छी है। प्लस इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में खास बात क्या है कि आपकी जो बैंकिंग जॉब है उससे काफी टॉपिक रिलेट करते हैं। तो यहां पर आपने शुरुआत क्या करने की, पहली बात तो एक बार सिलेबस को अच्छे से एनालाइज कर लो, ठीक है। सिलेबस एनालाइज करने के बाद एक बार जो रिकलेक्टेड क्वेश्चन है उनको गो थ्रू कर लो। रिकलेक्टेड क्वेश्चन गो थ्रू करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा भाई कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक बार आपको बेसिक रीडिंग जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की करनी पड़ेगी। एंड यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पीपी में जरूरी नहीं है कि आप सारी चीजें बुक से ही कवर करो, पढ़ के ही कवर करो। यहां पर अगर आप लोग स्मार्ट हो तो आप लोग जो है रिवर्स इंजीनियरिंग का पॉइंट भी फॉलो कर सकते हो। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है कि कई बार चीजें हमें एमसीक्यू सॉल्व करके काफी समझ आ जाती हैं। तो यहां पर जितनी प्रैक्टिस कर लोगे, जितने क्वेश्चन को जो है आप प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा और उतने पेपर में क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर मैं सेकंड कंपोनेंट की बात करूं एफएमबी, तो सो दिस कंपोनेंट इज टेक्निकल कंपोनेंट। तो यहां पर आपके पास बहुत सारी टर्म है जिनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। प्लस यहां पर कॉमर्स की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो यहां पर आपको टाइम जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा। टाइम इन्वेस्ट बहुत जरूरी है इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में, क्योंकि तभी आपको जो है आउटपुट देखने को मिलेगी। तो एफएमबी की अगेन आप जो है एनसीईआरटीज को बेसिक मान सकते हैं बिफोर फॉलोइंग द आईआईएफ बुक। एक बार एनसीईआरटी रीड कर लो, क्योंकि वहां पर आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, बेसिक टर्म्स के बारे में पता लग जाएगा और फिर वो बुक समझने आपके लिए बहुत आसान है, जो कि मैकमिलन ने पब्लिश करी है। दोस्तों इसके बाद यहां पर अगेन प्रैक्टिस इज द की टू द सक्सेस, क्योंकि यहां पर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कई बार आप मिस कर दोगे वाइल रीडिंग। आपको नहीं लगेगा कि भाई ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे ही आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे आपको लगेगा कि हाँ यार ये क्रिटिकल एरिया था, ये मुझे ध्यान रखना था। प्लस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपकी काफी हो जाएगी। तीसरा जो कंपोनेंट है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, ये दोस्तों ज्यादा टफ कंपोनेंट मुझे नहीं लगता है और आप लोग भी इस बात से पक्का एग्री करेंगे कि ये छोटा सब्जेक्ट भी है और कहीं ना कहीं पीपीबी का बच्चा कंपोनेंट है। तो यहाँ पर आपकी जो बैंकिंग लाइफ है वहां से बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, तो आपको प्रिपेयर करने में दिक्कत नहीं होगी। अगेन द मेजर पॉइंट इज आईई एंड आईएफएस, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो सो नया कंपोनेंट है, डायनेमिक कंपोनेंट है, टफ कंपोनेंट है। इस बार के पेपर ने काफी बच्चों को परेशान किया कि यार बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहां पर अगेन इशू क्या है कि आप लोगों का बेस कई बार इकोनॉमिक्स में इतना स्ट्रांग नहीं होता और आप सीधा अगर आईएफएफ की बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएंगी। तो कोशिश करिए कि एक बार एनसीईआरटी जो क्लास 12th की है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं एक बेसिक इकोनॉमिक्स की, वो एक बार देख ले। बेसिक टर्म्स हमारे दिमाग में एकदम क्लियर हो, रेपो रेट वगैरह क्या होता है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पता हो। और इस बार के पेपर ने ये भी शो किया कि भाई जो टॉपिक हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते थे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो करंट टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो टॉपिक डायनेमिक है, जो टॉपिक हमारे न्यूज से रिलेट करते हैं, उनको हमें प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना है, ना कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है बिफोर इंडिपेंडेंस है ना, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें हमें ज्यादा टाइम डिवोट करना है। तो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी में मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पहले तो बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के बाद आईआईएफ की बुक फॉलो कर सकते हो और थोड़ा सा अखबार और जो डायनेमिक पार्ट है वो अपनी करंट अफेयर्स के जो बुक्स हैं उनसे कवर कर सकते हो। तो ये आपकी मोर देन इनफ रिक्वायरमेंट है फॉर ऑल दिस कंपोनेंट। बट दोस्तों यहाँ पर सिर्फ पढ़ने से आपके मार्क्स नहीं आने वाले, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू गेन द कॉन्फिडेंस। इसका लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। देखिए अभी मैं आपको एक ब्रॉड स्टडी प्लान बता रहा हूं और एक सेपरेट वीडियो में वी विल कम अप विद द डिटेल्ड डे बाय स्टडी प्लान। यहां पर अगर मैं बात करूं 21 जून से लेकर 31 जुलाई, अगले 40 दिन की, तो आपको 2 शिफ्ट में पढ़ाई करनी है, मॉर्निंग सेशन एंड इवनिंग सेशन। देखिए टाइम जो है अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं कि आप 5:30 से 7:30 पढ़ना चाहते हैं, आप 5 से 7 पढ़ना चाहते हैं, लेकिन 2 घंटे मॉर्निंग में पीपीबी को देने ही पड़ेंगे, क्योंकि बड़ा कंपोनेंट है। और एक बार अगर आप इसका 70% सिलेबस अगले 40 दिनों में कवर कर लें तो आप इजीली
अपना जो जैब का कॉन्फिडेंस है क्लियर करने का वो बढ़ा सकते हैं। एंड दोस्तों इसके साथ आप इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, अगेन 2 मेजर कंपोनेंट मैं आपको स्टार्टिंग में प्रिपेयर करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में प्रिपेयर कर लिया तो आप बाकी जो पेपर का कॉन्फिडेंस है वो हाई देखेंगे और आपको पेपर में अगेन परफॉर्मेंस ईजी देखने को मिलेगी, अच्छी देखने को मिलेगी। देन मॉर्निंग शिफ्ट में उसके बाद 1 अगस्त से लेकर 10 सितंबर आप अकाउंट्स उठा सकते हैं 6 बजे से लेकर 11 बजे, 6 से लेकर 8, और इवनिंग में आप एलआरए भी उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको 1.5 घंटा देना है, क्योंकि अगेन बड़ा कंपोनेंट नहीं है, सॉरी एलआरए भी नहीं है, ये है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, क्योंकि एलआरए भी अब हट चुका है और इसकी रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट आ चुका है। तो यहाँ पर अब आपको देखो ब्रॉड प्लान मिल गया कि भाई 40 दिन का प्लान ये है कि मुझे 40 दिन में पीपीबी कंप्लीट करनी है, ठीक है, मॉर्निंग में 6 से 8। अब इसको फर्दर डिवाइड कर लीजिए कि भाई 40 दिनों में जो मेरे पहले 2 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनमें हमें काफी टाइम लगेगा, क्योंकि काफी बड़ा सिलेबस है। तो इनमें मुझे अराउंड जो है 25 से 30 डेज देने हैं, ये मेरा मेजर एरिया है। और लास्ट में जो एथिक्स वाला पोर्शन है वो तो मैं इजीली कवर कर लूंगा एक बेसिक रीडिंग के बाद भी। तो आपने इस तरीके से फर्दर टाइम डिवाइड करना है। दोस्तों मैंने अभी आपको ब्रॉड प्लान दिया है, लेकिन अगर आप इस ब्रॉड प्लान को इफेक्टिव होते हुए देखना चाहते हैं तो इस ब्रॉड प्लान को डिवाइड करिए अपने वीकली प्लान में, और वीकली प्लान को फर्दर डिवाइड करिए अपने डे वाइज स्टडी प्लान में। तो यहां पर सबसे पहले आपको ब्रॉड प्लान मिल गया है, तो अब आप अपने हर एक वीक का टारगेट रख लीजिए भाई इस हफ्ते 6 दिन मुझे जो है पीपीबी का मॉड्यूल 1 कवर करना है, और संडे को मुझे सारा रिवाइज करना है। देन अगले हफ्ते मुझे अगेन मॉड्यूल 1 कवर करना है, फिर संडे को रिवाइज करना है, उसके बाद मुझे मॉड्यूल 2 पकड़ लेना है, वो सारा रिवाइज करना है। तो इस तरीके से हर एक वीक में चलिए, और हर एक वीक में भी हर एक डे का टॉपिक फिक्स कर लीजिए। और दोस्तों ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार हमने सोच लिया है कि जेआईबी पार करना ही करना है। और दोस्तों इस चीज में आपकी मदद करने के लिए हमने भी एक डेडिकेटेड यूट्यूब सीरीज शुरू करी है, जहां पर आपको चैप्टर वाइज जो है टॉपिक्स कवर करवा रहे हैं फॉर 3 कंपोनेंट्स, पीपीबी, एएफएम एंड आईईआईएफएस, जो कि मेजर कंपोनेंट्स हैं। तो आप इनके वीडियोस भी यूट्यूब पे देख सकते हैं और इनसे भी हेल्प ले सकते हैं। और अगर कोई आपका सजेशन है रिगार्डिंग जेआईबी एग्जाम तो प्लीज कमेंट सेक्शन आपके पास है, कमेंट करिए। तो दोस्तों जितने भी दोस्त यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार आंख बंद करके अपने मन से बोलें कि यार इस बार जेआईबी को पार कर लेते हैं, बहुत हो गया, बहुत वेट कर ली, बहुत एफर्ट डाली, बहुत टेंशन ले ली, लेकिन इस बार थोड़ी मेहनत करके जेआईबी एग्जाम क्लियर करते हैं। तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि भाई इस बार जेआईबी पार, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।